A very good afternoon to everyone. I am Sumita Panigre, and on behalf of the whole Aviation family, I welcome you all to today's class. But before that, let me remind you that Aviation is providing quality education for your better tomorrow. So don't forget to subscribe our YouTube channel or download the app from the Play Store. I am teaching a Science Class 10 and the chapter is Chemical Reactions and Equations. This is the second part, second lecture we are on. I've already completed one lecture, alright, where we have studied what is chemical reaction, how to write a chemical equation, and the method of writing chemical equation. That is the traditional method of writing a chemical equation that we learned. Today, we'll be learning the other one. Okay, so without wasting any further time, let's get started. So what we'll be discussing today, we'll be reading algebraic balancing method of equation, types of chemical reaction, and combination reaction. Okay, so these three things we'll be discussing today. हम लोग ऑलरेडी ट्रेडिशनल मेथड कैसे इक्वेशन बैलेंस करते हैं वो सीख चुके थे. आज दूसरा मेथड जो एल्जेब्रिक मेथड है उसको लर्न करेंगे. उसके अलावा कितने प्रकार के केमिकल रिएक्शन है वो देखेंगे और आज हम उनमें से एक केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे जो कि है कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ठीक है, तो चलो तो पहले पढ़ते हैं एल्जेब्रिक मेथड ऑफ बैलेंसिंग द इक्वेशन. ट्रेडिशनल मेथड में हमने क्या किया था बताओ. ट्रेडिशनल मेथड में हमने क्या किया था कि वी रोट एन अनबैलेंस्ड इक्वेशन जो कि ऑलरेडी गिवन होता है क्वेश्चन में, उसको लिखना है अनबैलेंस्ड इक्वेशन को. उसके बाद एक एक जो पर्टिकुलर एलिमेंट्स हैं रिएक्टेंट्स में प्रोडक्ट्स में उनके एटम्स को बैलेंस करते हैं. ठीक है, तो वन बाय वन जैसे पहले कार्बन बैलेंस किया, फिर हाइड्रोजन बैलेंस किया, फिर ऑक्सीजन बैलेंस किया. तो एक एक एलिमेंट्स रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के जो एटम्स होते हैं वे बैलेंस इट. लेकिन अब हम थोड़ा सा दूसरा मेथड सीखेंगे जो कि ज़्यादा ईजी होगा. इंस्टेड ऑफ दैट वहाँ पे बहुत सारे स्टेप्स हैं, यहाँ पे भी स्टेप्स हैं, लेकिन प्रैक्टिस से आप धीरे धीरे जो होता है आराम से क्वेश्चन देखते ही आंसर सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, इट इज़ ज़्यादा मतलब एल्जेब्रिक मेथड को फॉलो किया जाता है. तो चलो पढ़ते हैं. तो व्हाट इज स्टेप वन ऑफ एल्जेब्रिक मेथड. फर्स्ट इज जो भी केमिकल इक्वेशन है, जो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपको ऑलरेडी गिवन होगा क्वेश्चन में. ठीक है, ऐसा नहीं कि लिखा होगा कि पहले रिएक्टेंट दिया होगा प्रोडक्ट लिखना, ऐसा नहीं करेगा. जब भी आप बैलेंस कर रहे होगे तो आपको ऑलरेडी एक इक्वेशन दिया होगा जो कि बैलेंस नहीं होगा, उसके एटम्स लेफ्ट साइड में और राइट साइड में बैलेंस नहीं होंगे. तो उसी क्वेश्चन को जो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगा उसको लिख लेना फर्स्ट स्टेप में. फर्स्ट स्टेप इज राइटिंग द अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. ओके, व्हाट इज द सेकेंड स्टेप. अब सेकेंड स्टेप में मेरे को क्या करना है, दिस इज़ अ बिट डिफरेंट. वहाँ पे हम क्या करते थे कि हम कार्बन लिखते थे, ऑक्सीजन लिखते थे, हाइड्रोजन लिखते थे. ठीक है, पर इस वाले में क्या करेंगे हम लोग कि जो भी एल्जेब्रिक वेरिएबल्स हैं हमारे ए बी सी डी विल बी यूजिंग हियर. ओके, तो हम ए बी सी डी के माध्यम से इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे. तो पहले मैं क्या करूँगी, जैसे कि कंपाउंड है C6H12O6, वो पूरे कंपाउंड है तो उसको मैं वहाँ पे ए लगा दूँगी उससे पहले. ठीक है, उसके बाद बी लूँगी, O2 के सामने बी लगा दूँगी. उसके बाद सेम प्रोडक्ट साइड में CO2 के सामने C और H2O के सामने D. सो कुछ ऐसा दिखेगा A C6H12O6 प्लस BO2 give rise to C CO2 प्लस D H2. तो वहाँ पे हम क्या करते थे, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को टेबल बना के अलग से लिखते थे. इसमें हम वेरिएबल्स ए बी सी डी यूज़ करेंगे और हर एक कंपाउंड के सामने एक एक वेरिएबल्स लगा देंगे, जिससे हमारा सेकेंड स्टेप आ जाता है AC6H12O6 प्लस BO2 गिव राइज टू CCO2 प्लस DH2. ठीक है, सेकेंड स्टेप समझ में आ गया. चलो अब क्या करना है, अब पहला एलिमेंट उठाते हैं जो कि है कार्बन. हम पहले कार्बन को बैलेंस करेंगे. ठीक है, चलो कैसे करते हैं. रिएक्टेंट साइड में हमें देखना है कि कितने कार्बन हैं. से 6 कार्बन है, बट इंस्टेड ऑफ राइटिंग ओनली 6 हमने देखा कि C6H12O6 के सामने हमने एक ए लगाया हुआ है. तो 6 कार्बन के साथ हम लिखेंगे 6A. ओके, इन द लेफ्ट हैंड साइड इट मीन्स दैट there are 6 carbon atoms. All right,
राइट हैंड साइड देखते हैं। अब प्रोडक्ट साइड में कितना है, प्रोडक्ट साइड में एक ही है, तो उस CO2 के सामने हमने कौन सा अलजेब्रिक वेरिएबल यूज किया हुआ है, C, तो हम वहाँ पे C लिखेंगे। इंस्टेड ऑफ राइटिंग 1 विल बी राइटिंग C, यानी कि रिएक्टेंट साइड में 6A कार्बन के लिए और प्रोडक्ट्स के साइड में C। तो अब हम उन्हें इक्वेट कर देंगे। ओके, नेक्स्ट स्टेप इज इक्वेटिंग देम, यानी कि हम कार्बन बैलेंस कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अनबैलेंस्ड इक्वेशन लिख दिया। अब हर एक कंपाउंड के सामने वेरिएबल्स A, B, C और D लगा दिया। अब हम कार्बन बैलेंस करेंगे तो देखेंगे कार्बन के सामने A लगा है तो 6A, ठीक है, 6 कार्बन एटम्स है। और अब यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में एक ही है तो खाली C। अब उन दोनों को इक्वेट कर देंगे। इंस्टेड ऑफ राइटिंग 6 and 1 विल बी राइटिंग 6A इज इक्वल टू C, ठीक है, पहला इक्वेशन है 6A इज इक्वल टू C इज द फर्स्ट इक्वेशन। ओके, लेट्स मूव अहेड। अब हम हाइड्रोजन चाहते हैं, कार्बन को वैसे रहने दो 6A इज इक्वल टू C। अब हम हाइड्रोजन को जाके उसका इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। अब हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन है C6H12O6 में हमारे पास कितना है 12, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग ओनली 2 12 विल बी राइटिंग 2 12A, क्योंकि C6H12O6 के सामने हमने क्या वेरिएबल लगाया है, A लगाया, तो हम क्या लिखेंगे 12A। अब राइट हैंड साइड में H2O है और H2O के सामने D लगा है, यानी कि हाइड्रोजन यहाँ कितना है 2 है, यानी कि हियर इट विल बी 2D। It means 12A is equal to 2D. This is the second equation. समझ गए? पहले अनबैलेंस्ड इक्वेशन लिखना है, उसके बाद उसको वेरिएबल्स में A B C D मार्क करना है, उसके बाद कितना एटम्स है एक एक को रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में इक्वेट करना है। तो यहाँ पे 12 था, उसके सामने A लगाया हमने 12 में, और H2 के सामने C लगा था यानी कि D लगा था यानी 2D। तो यहाँ पे हमारा दूसरा इक्वेशन, पहला इक्वेशन हमारा क्या बना था, पहला इक्वेशन क्या बना था 6A इज इक्वल टू कितना C, बताओ, खाली C बना था, ठीक है, 6A इज इक्वल टू ओनली C, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। और दूसरे में क्या बना है, दूसरे में हमारा बना है 12A इज इक्वल टू 2D। वी गॉट टू इक्वेशंस। अब तक हमने दो इक्वेशन हासिल कर लिया, किसका, एक कार्बन का और एक हाइड्रोजन का। अब तीसरा क्या करेंगे, ऑक्सीजन, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना कि अगर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट साइड कट सकता है, जैसे कि 12A इज इक्वल टू 2D, तो हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 2 और 12 एक दूसरे में कटता है, 6A इज इक्वल टू D हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो सकता है ना, 12 इज डिवाइडेड टू 2 इट गिव्स राइज टू 6। सो इफ सबसे छोटा जितना जितना सिंप्लीफाई करके छोटे टर्म्स लाओगे उतना ईजी रहेगा। तो हमें जो दूसरा इक्वेशन मिला इट इज 12A इज इक्वल टू 2D, उसको काट के हम लोग लिखेंगे 6A इज इक्वल टू D, and this is our second equation. Okay, पहले हमें मिला था 6A is equal to C, दूसरा वाला मिला 6A is equal to D. Okay, हाइड्रोजन अभी हमने बना लिया, मतलब इक्वेशन। अब थर्ड करेंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का क्या करना है बताओ। अब ऑक्सीजन का है सेम, हमें दिख रहा है A लगा है C6H12O6 के सामने और 6A हो जाएगा इसका मतलब, ठीक है, 6 ऑक्सीजन एटम से A वेरिएबल लगा है, सीधा लिख दो 6A। ओके, नेक्स्ट बी मॉलिक्यूल्स जो है हमारी जिसके साथ हम रिएक्ट करवा रहे हैं वो कितने हैं, दो दो ऑक्सीजन है। तो दो ऑक्सीजन के टू O2 जो लगा है हमारा उसके सामने क्या लगा है, B लगा है, सो इट विल बी 2B। ओके ओके, नाउ वी हैव द अदर वन विच इज कॉल्ड एज C और CO2, ठीक है, CO2 के सामने क्या लगा है 2C, ठीक है ना। यहाँ पे बहुत सारे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब एटम्स हैं, जैसे कि देखते हैं, चलो इसमें देखो, इसमें कितने ऑक्सीजन है मेरे को बताओ। ऑक्सीजन यहाँ पे है लेफ्ट साइड में C6H12O6 में 6, यानी कि 6A, और ऑक्सीजन में कितना है, मतलब ऑक्सीजन BO2 में कितना है 2B। ओके, तो 6A प्लस 2B इज इक्वल टू CO2 में भी ऑक्सीजन है, CO2 में कितना है O2 2 है, O 2 है, इसका मतलब 2C प्लस ओनली D। क्या बना इसका मतलब 6A plus 2B give rise to 2C plus D. This is your third equation. Okay, got it? समझ गए ना।
तो आपको देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड में एक एक मॉलिक्यूल्स में अगर आप वेरिएबल्स ज्वाइन किए हो तो कितना है, जैसे कि 6A आया, उसके बाद +2B आया इज इक्वल टू 2C प्लस डी। तो ऐसे करके यू हैव टू मेक एन इक्वेशन ओके बाय यूजिंग दोज वेरिएबल्स। पहले हम क्या करते थे, टेबल बना के कार्बन अलग, हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पे हम वेरिएबल से A B C करके you can make equations and then you can solve. Okay, so in this way we got an equation and that is 6A plus 2B is equal to 2C plus D. तो हमें तीन मिल गया, एक मिला 6A plus C जो कि कार्बन का है, एक मिला हाइड्रोजन का वो है 6A plus D, और तीसरा मिला ऑक्सीजन का जो है 6A plus 2B is equal to 2C plus D. So in total we got three equations. Now we will be solving each equation. ठीक है, अब वो कैसे सॉल्व करेंगे, चलो देखते हैं। थर्ड स्टेप इज सॉल्विंग दैम। अब जैसे कि मैंने बताया 6A इज इक्वल टू C कार्बन, 6A इज इक्वल टू D हाइड्रोजन, और 6A plus 2B is equal to 2C plus D is for oxygen. So we got three different equations for three different elements, that is hydrogen, carbon and oxygen. Now अब हमें क्या करना है, इसके बहुत सारे सोल्यूशन हो सकते हैं लेकिन हम सबसे छोटा फैक्टर अज्यूम करेंगे एंड दैट इज 1. नाउ विल बी पुटिंग 1. हम ए को क्या अज्यूम कर रहे हैं, मैं ए को ले लूँगी 1, ठीक है, अज्यूम करूँगी, सोचूंगी, ओके, आई विल बी अज्यूमिंग, ऑलवेज टेक द स्मॉलेस्ट वैल्यू, ऑलवेज अज्यूम द स्मॉलेस्ट वैल्यू इन ऑर्डर टू सॉल्व द इक्वेशन. सो आई विल बी अज्यूमिंग ए एज 1. मैंने ए एज्यूम कर लिया 1 के हिसाब से. नाउ मैं ए को पुट कर देती हूँ, 1 को पुट कर देती हूँ इन द प्लेस ऑफ फर्स्ट इक्वेशन. व्हाट इज माय फर्स्ट इक्वेशन, 6A इज इक्वल टू डी. अब 6A इज इक्वल टू डी की जगह ए को मैंने अज्यूम किया है क्या, 1. So now instead of writing A, I'll be multiplying it with 1. So I'll be getting 6 into 1 is equal to D. यानी कि मेरा वैल्यू D का क्या निकला, 6. Alright, so I got the value of D as 6. समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ रहा है, बहुत ईजी है. ओनली मैंने A की जगह 1 अज्यूम किया, स्मॉलेस्ट वैल्यू अज्यूम किया सो दैट मेरे को ईजी होगा. तो A की जगह मैंने 1 अज्यूम करके सिंपली पुट कर दिया, 6 इंटू A की जगह मैंने 1 लिख दिया, 6 इंटू 1 इज इक्वल टू D, यानी मेरे को वैल्यू मिल गया D का, वो है 6. नाउ मेरे को D का वैल्यू मिल चुका है, ठीक है. चलो, तो अब जब मुझे D का वैल्यू मिल चुका है तो नेक्स्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं. अब मेरे को D मिल गया लेकिन A, B और C अभी भी बाकी है, तो मैं क्या करूँगी बताओ. अब मैं फिर से अज्यूम करना शुरू करती हूँ. तो मेरे को पता है A का वैल्यू क्या होता है, मैंने लिया है 1, तो मैंने निकाल दिया एक में पुट करके कि D का वैल्यू होता है हमारा 6, मुझे पता चल गया. अब मेरे को पता है कार्बन के लिए भी मैंने इक्वेशन निकाला हुआ है 6A इज इक्वल टू C, तो मैं वहाँ पे भी 1 पुट कर देती हूँ. जहाँ जहाँ आपको A मिला आपने अज्यूम कर लिया A को 1. अब जो जो इक्वेशन में आपको 1 मिलता है, A मिलता है, उस A की जगह सब्सटीट्यूट द A विथ 1. ओके, सब्सटीट्यूट कर दो 1 को वहाँ पे. तो 6A इज इक्वल टू डी, यानी D इज इक्वल टू 6 मिल गया था, यानी कि वो हाइड्रोजन मिल गया हमें. मिला नहीं है, आगे बढ़ना है, ठीक है, धीरे धीरे 1 by 1 विल बी सॉल्विंग द इक्वेशन. द नेक्स्ट इज 6A इज इक्वल टू C. यहाँ पे भी क्या मिल रहा है मेरे को कार्बन के केस में. चलो अब A की जगह फिर से मैं 1 पुट कर देती हूँ. सो हियर इट विल बी 6 इज इक्वल टू C, यानी C का वैल्यू भी 6 मिल गया, D का वैल्यू भी मेरे को 6 ही मिला था. चलो, अब मेरे को दो वेरिएबल्स के ऑलरेडी मिल चुके हैं आंसर्स, ठीक है, बी और सी और डी. मैंने सी और डी को ऑलरेडी उसका वैल्यू निकाल लिया है, ठीक है. अब मैं सी और डी को मैं थर्ड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूँगी, ठीक है, कर सकती हो, मैं आराम से कर सकती हूँ ना. चलो करते हैं यहाँ पे. तो थर्ड इक्वेशन में मेरे पास क्या है, 6A प्लस 2B इज इक्वल टू 2C प्लस डी. अब मेरे पास यहाँ पे A का वैल्यू भी है जो मैंने अज्यूम किया है 1, C का वैल्यू है जो मैंने निकाला है 6, और D का वैल्यू भी है जो मैंने निकाला है 6. यानी मेरे पास इन चार वेरिएबल्स में से 3 का ऑलरेडी आंसर है. एक का A है 1, C है C है और D जो है वो 6 है. चलो फिर B ही बचा है, तो अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगी A, C और D के वैल्यूज तो आई विल बी फाइंडिंग आउट द B. ओके, लेट्स डू इट. तो मैंने क्या निकाला, 6 इंटू A. 6 इंटू A इज 1, सो इट्स 6. 6 into 1, sorry, 6 into 1 is 6, all right, plus 2B. B की जगह मैं डाल रही हूँ, क्या डाल रही हूँ, मेरे पास B नहीं है, so leave it. तो I'll be writing
जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, देखो वो तुम्हारे लिए ज़्यादा आसानी रहेगा इंस्टेड ऑफ आई टेलिंग यू। सो हियर इट इज़ रिटन 6 इंटू 1, यानी कि मेरे पास ए का वैल्यू 1 है, मैंने सब्सटीट्यूट कर दिया, प्लस 2 इंटू बी जिसका मेरे पास वैल्यू नहीं है उसको वैसे रहने दो, इज इक्वल टू 2 इंटू 6, सी का वैल्यू निकाल दिया था मैंने, ओके 6, प्लस डी का वैल्यू भी मैंने निकाल दिया था 6। अब सॉल्व करो, जैसे आप मैथ्स में सॉल्व करते हो वैसे आप सॉल्व कर दो। 6 इंटू 1 6 प्लस 2b इज इक्वल टू 12 प्लस 6, 12 प्लस 6 इज 18, 18 माइनस 6 इज 12, सो 2b इज इक्वल टू 12 एंड b इज इक्वल टू 6। स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है, बस सब्सटीट्यूट करना है, ए सी और डी की जगह उसके जो वैल्यूज हमने फाइंड आउट किए हैं उसको सब्सटीट्यूट करना है और उसके बाद 2b को सॉल्व करना है, ठीक है, जैसे आप मैथ्स में सॉल्व करते हो वेरिएबल्स चैप्टर में। तो आपने सॉल्व कर दिया, 6 प्लस 2b इज इक्वल टू 12 प्लस 6, आर एच एस मैंने सॉल्व कर दिया 18, एल एच एस हो गया मेरे पास 6 प्लस 2b, 6 को मैं ले आई राइट हैंड साइड में, आई सॉल्व इट एंड आई गॉट द वैल्यू ऑफ b एज 6। अब मेरे पास चारों के वैल्यू आ गए, a का 1, b का 6, c का 6 और d का 6। सो बाय सब्सटीट्यूटिंग फर्स्ट ऑफ ऑल विल बी अज्यूमिंग वन, ओके, हम एक कोई भी चीज़ को अज्यूम करेंगे, उसके बाद हर एक इक्वेशंस में उसको सॉल्व करके बाकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे। सो इस वे में हमने ए बी सी डी चारों वेरिएबल्स के जो भी उसके वैल्यूज़ हैं उसको फाइंड आउट कर लिया, ओके। अब लास्ट स्टेप क्या है, लास्ट स्टेप इज जस्ट राइटिंग इट, ओके। हमने अनबैलेंस्ड इक्वेशन क्या लिया था, ए C6H12O6 plus BO2 give rise to CCO2 plus DH2O. So we have taken the variables A, B, C and D. अब मैंने A, B, C और D का वैल्यू निकाल दिया है। A का वैल्यू आई टुक 1, B का वैल्यू 6, C का वैल्यू 6 and D का वैल्यू भी 6. So in this way we are getting a balanced chemical equation, ठीक है। तो इस वे में आप सॉल्व कर सकते हो। पहला वाला जो ट्रेडिशनल मेथड है उसमें आपको बॉक्सेस ड्रॉ करने पड़ेंगे, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग से लिखना पड़ेगा और उसके बाद जाके आपको एक एक बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है, LHS और RHS में। इंस्टेड ऑफ दैट ये वाला एल्जेब्रिक मेथड में होता ये है कि आपको बस ABCD वेरिएबल्स अज्यूम करना है, उसके बाद वेरिएबल्स से इक्वेशन बनाना है LHS RHS के 2-3 इक्वेशंस बनेंगे, उसके बाद ए का वैल्यू आप अज्यूम करो और बाकी सारे वैल्यूज निकल जाएंगे। सो दिस इज अ लेस स्टेप, तो ये थोड़ा इजी रहता है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द ट्रेडिशनल मेथड, ऑलराइट। सो दिस इज अ बिट ईजियर फॉर यू, आर यू गेटिंग, ऑलराइट। सो ऐसा करके ABCD से आप निकाल सकते हो, जस्ट अज्यूम द वेरिएबल्स, मेक इक्वेशंस एंड देन सॉरी मेक अ वेरी मतलब ABCD आप ले लो, समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ। यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वेरिएबल्स लेने हैं, आपको वेरिएबल्स हर एक कंपाउंड के सामने वेरिएबल्स लगाने हैं, उसके बाद ईच वेरिएबल से आपको इक्वेशन बनाना है और फिर एक वैल्यू का अज्यूम करके बाकी वेरिएबल्स का भी जो वैल्यूज़ है उसको फाइंड आउट करना है। सो दिस इज़ वेरी ईजी एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड भी ईजी है, ये मेथड भी ईजी है, जो भी आपको अच्छा लगे और ईजी लगे उसको प्रेफर करो। प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस सो दैट इट विल बी मोर ईजियर फॉर यू टू आंसर दी क्वेश्चंस, और बैलेंस बहुत बहुत ज़्यादा इक्वेशंस करना शुरू करो, ठीक है। So these are the two ways through which you can balance a unbalanced chemical equation. एक है ट्रेडिशनल मेथड और दूसरा जो है दैट इज योर एल्जेब्रिक मेथड। ट्रेडिशनल में यू हैव टू मेक बॉक्सेस एंड बैलेंस वन बाय वन, एक एक एलिमेंट एटम्स के एक एक एलिमेंट का एटम्स आपको बैलेंस करना पड़ता है, बट एट द सेम टाइम एल्जेब्रिक में होता ही है कि आप अज्यूम कर सकते हो वेरिएबल्स, अज्यूम करने के बाद आप इक्वेशन बना लो LHS इज इक्वल टू RHS करके, फिर एक वैल्यू को अज्यूम करके you can find out the other values and just write the balanced chemical equation, okay, all right. So these are the two ways that we learned, the first is traditional and the second is algebraic. Now the algebraic method of balancing chemical equation is considered to be more efficient than the traditional method. ये ज़्यादा efficient और easily used होता है as compared to that of traditional method, okay, as I told you earlier. So whatever is easier for you, do it, practice more and more equations so that it will be more easier for you to answer the questions, ठीक है। This is more easy, variable assume कर लो, equation बना लो और फिर put करके निकाल दो, ठीक है, वैल्यू निकल जाएगा। उसमें आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है,
ओके, एक एग्जांपल ले लो, Al प्लस O2 गिव राइज टू Al2O3। अब देखो Al एक है, राइट हैंड साइड में Al दो है, इधर ऑक्सीजन दो है, इधर ऑक्सीजन तीन है। अब आपको बैलेंस करना है LHS और RHS, कैसे करोगे बताओ? यू कैन टेक एग्जाम्पल, कैसे कर सकते हो बताओ मेरे को। पहले मैं एल्यूमिनियम को बैलेंस करती हूँ, एल्यूमिनियम दो है तो मैं राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में भी दो लगा देती हूँ। लेकिन उस टाइम पे क्या होगा अगर मैं ऐसा करूँगी तो होगा क्या? सी, एल्यूमिनियम बैलेंस हो गया क्या? नहीं होगा। एल्यूमिनियम भी अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में टू लगा दे रही हूँ, ओके, इन फ्रंट ऑफ दैट Al, एंड यहाँ पे Al2O3 में ऑलरेडी टू है, लेकिन वंस आफ्टर आई बैलेंस द एल्यूमिनियम द ऑक्सीजन नंबर्स चेंज। तो ऑक्सीजन क्या होगा, ऑक्सीजन तो बदल जाएगा ना। तो यहाँ पे अगर मैं दो लगा देती हूँ तो यहाँ पे ऑक्सीजन विल बी चेंजिंग यहाँ पे, लेकिन ऑक्सीजन तो बैलेंस नहीं होगा। यहाँ पे ऑक्सीजन राइट हैंड साइड में 3 है और लेफ्ट हैंड साइड में 2 है। सो हम उसका एलसीएम निकाल सकते हैं। उसका एलसीएम है 2 और 3 का एलसीएम होता है 6। सो हमें 6 चाहिए, ठीक है। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड में दो ऑक्सीजन की जगह दो ऑक्सीजन के सामने 3 लगा देती हूँ। सो यहाँ 6 हो गया। और यहाँ पे Al2O3 में 3 है तो मेरे को 2 चाहिए, 2 इंटू 3 6, तो मैंने 2 लगा दिया। नाउ आई बैलेंस द एल्यूमिनियम। राइट हैंड साइड में 4 एल्यूमिनियम, लेफ्ट हैंड साइड में भी आई बी राइटिंग 4 इन फ्रंट ऑफ दैट Al। ओके, सो इन दिस वे हिट एंड ट्रायल मेथड में आप इजीली कर सकते हो। द बेस्ट मेथड इज हिट एंड ट्रायल मेथड। आप देख के करो, जैसे कि आपको पता चलेगा अच्छा इसमें 2 मॉलिक्यूल्स कम है, इसमें 2 मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है। अब आप एलसीएम निकालोगे एक 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 करके, ये देखते ही आपके मुंह में हो जाना चाहिए। यू नीड टू प्रैक्टिस दैट मच, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे ऑक्सीजन 2 और यहाँ 3 है तो मेरे को एक कॉमन निकालना है, 6 निकलेगा। तो सामने लगा देती हूँ मैं O2 के सामने 3 और Al2O3 के सामने 2। अब एल्यूमिनियम 4 हो गया, राइट साइड में 4 लिख दूंगी। ओके, इट्स वेरी इजी। सी, दिस इज द आंसर। ओके, हिट एंड ट्रायल मेथड में यू कैन यूज इट। Alright, one another example you can take, that is N2 plus H2 give rise to NH3। अब ये भी बैलेंस नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो आप दो नाइट्रोजन लेफ्ट साइड में, राइट में एक ही है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन 2 और हाइड्रोजन 3 है। चलो हाइड्रोजन को पहले बैलेंस कर देते हैं, एनी एलिमेंट आई कैन बैलेंस फर्स्ट। सो आई एम बैलेंसिंग हाइड्रोजन फर्स्ट। सो हाइड्रोजन 2 और 3 कॉमन निकालते हैं 6। तो मैं क्या करूँगी, NH3 के सामने 2 लगा दूँगी और यहाँ पे क्या है H2 के सामने क्या लगाना है, 3 लगाना है। सो दैट 6 हाइड्रोजन इस तरफ और 6 हाइड्रोजन इस तरफ। एलसीएम निकाल लेना, इजीली हो जाएगा। 2 और 3 का एलसीएम 6, यानी कि 2 और 3 का एलसीएम मैंने क्या निकाला, 6 निकाला। अब जब 6 मेरा एलसीएम निकला तो मेरे को ये इंश्योर करना है कि लेफ्ट हैंड साइड में भी 6 हाइड्रोजन हो और राइट हैंड साइड में भी 6 हाइड्रोजन हो। अब मेरे पास 3 ऑलरेडी है तो मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी, जो मेरे को 6 हाइड्रोजन मिलेगा 2 के साथ। सो आई एम गेटिंग 2H3 यानी कि 2NH3। इस साइड में 2 है तो ऑलरेडी 2 है, क्या करूँगी जो 6 हो जाएगा इंटू 3, सो 3H2, यानी कि मेरा अब हाइड्रोजन बैलेंस हो गया 6 6। अब मेरा नाइट्रोजन लेकिन बैलेंस नहीं हुआ। नाइट्रोजन मेरा कितना हो गया है, 2N है राइट साइड में और लेफ्ट में भी N2 ऑलरेडी बैलेंस है। इसको और बैलेंस करने की ज़रूरत है नहीं। सो राइट नाउ इज बैलेंस्ड। सो यू हैव टू सी कि कहाँ पे कैसे बैलेंस करना है। वन बाय वन हिट एंड ट्रायल मेथड में यू कैन ईजिली बैलेंस द इक्वेशन। जस्ट यू नीड वन थिंग एंड दैट इज प्रैक्टिस। और ये आप ही कर सकते हो, ठीक है। प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चन सो दैट अब आराम से विच जस्ट 1-2 स्टेप्स आपके मुंह में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सो दैट यू हैव टू डू बाय प्रैक्टिस। और हिट एंड ट्रायल में सबसे अच्छा आप कर सकते हो। क्वेश्चंस बेसिकली एक ही मतलब आता है, एक ही मार्क का 1 मार्क का आता है, वेयर यू हैव टू सॉल्व द इक्वेशन। तो आपको बस बैलेंस्ड इक्वेशन लिखना पड़ता है। अगर क्वेश्चन में बाई चांस पूछता है कि स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करो तो आप कोई भी मेथड जो आपको इजी लगता है, ट्रेडिशनल हो या फिर अलजेब्रिक हो, उसको आप सॉल्व कर सकते हो। बट आई सजेस्ट यू इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू द ट्रेडिशनल मेथड, सॉल्व द अदर वे, यानी अलजेब्रिक मेथड में सॉल्व करो। आराम से वेरिएबल्स लो, एक अज्यूम करो, एक क्वांटिटी और उसके बाद कर दो। तो 3-4 स्टेप्स में इजीली हो जाएगा, कंफ्यूजन नहीं होगा, आराम से सॉल्व कर लोगे। बट ये एक ही मार्क आता है और इसमें डायरेक्टली हिट एंड ट्रायल मेथड में आप कर सकते हो। ऑलराइट, ओके। You have to just do one thing, you have to practice more and more questions, okay? So do make sure that after you go home, आप ये वीडियो देख लेने के बाद आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना शुरू करो, ठीक है। देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस अवेलेबल इन द इंटरनेट, जस्ट स्टार्ट प्रैक्टिस।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब ये जो केमिकल रिएक्शंस होता है वो एक प्रकार का नहीं होता है, बहुत प्रकार का होता है। किसी में हीट इवॉल्व हो रहा है, किसी में हीट अब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है। तो देयर आर लॉट ऑफ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। सो व्हाट आर दे? फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन? अब थोड़ा ब्रीफली पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम डिटेल में एक एक रिएक्शन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन व्हाट हैपेंस, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, कॉम्बाइन करना, ठीक है। तो मे बी दो रिएक्टेंट्स या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन करके एक नया प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। सो दैट इज एज अ नेम सजेस्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। हम इसी के बारे में आज पढ़ेंगे। नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। विल बी डिस्कसिंग इट लेटर इन डिटेल्स, ओके। जस्ट आप आज बस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस कैसे, मतलब क्या क्या है उनको जान लो। आज हम कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में एक एक करके सारे रिएक्शंस हम डिस्कस करेंगे। सो दिस इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप ये जितना भी टर्म्स है ये वाले बस इंग्लिश मीनिंग से जान सकते हो। कॉम्बिनेशन कंबाइन करना, डिस्प्लेसमेंट कुछ डिस्प्लेस हो रहा है, कोई निकल रहा है, और निकल मतलब ये जा रहा है ये आ रहा है ऐसे, ओके। दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड द लास्ट इज रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। सो दीज आर कितना हुआ? कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड रिडॉक्स। तो हमारी बुक में भी ये 5 रिएक्शंस हैं और हम इन पांचों को डिस्कस करेंगे। ऑलराइट। सो कॉम्बिनेशन आज हम बस पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बाकी हम अलग क्लास में एक एक रिएक्शंस करेंगे। तो कॉम्बिनेशन से जैसे कि मैंने बताया, इसका रूट के वर्ड क्या है? कंबाइन, ओके। कंबाइन करना, यानी कि मे बी दो से, नॉट मे बी, इट इज कॉम्बिनेशन मतलब दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन करके प्रोडक्ट बनाते हैं। एटलीस्ट वी नीड 2 रिएक्टेंट्स इन ऑर्डर टू मेक द रिएक्शन सक्सेसफुल, ठीक है। तो प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें 2 लोगों की ज़रूरत है, 2 दोस्त होंगे तभी जाके वो तीसरा वाला बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हम कॉम्बाइन करेंगे दो पर्टिकुलर एलिमेंट्स को, जिससे कि हमें एक तीसरा एलिमेंट मिले। 2 भी आप कंबाइन करवा सकते हो या उससे भी ज़्यादा कर सकते हो, बट एटलीस्ट आपको कितने चाहिए? 2 चाहिए, ओके, इन ऑर्डर टू गिव 1 और मोर प्रोडक्ट्स एक से ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। कॉम्बिनेशन एटलीस्ट 2 चाहिए। चलो अब पढ़ते हैं। When two reactants combine to form a product, it is called a combination. Combination मतलब दो reactant जो होता है combine करते हैं जिससे कि हमें एक नया product मिलता है। चलो, ये जितने भी आ रहा है रिएक्शंस हो रहा है वो सब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग ही हो रहा है। आइसोलेटेड सिस्टम में कुछ नया नहीं बन रहा है, मतलब एक न्यू प्रोडक्ट बन रहा है, बट ऐसा नहीं हो रहा है कि बाहर से कुछ नया चीज़ आ रहा है। मतलब अगर मैं कार्बन और हाइड्रोजन को मतलब रिएक्शन करवा रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि अचानक से कहीं से सल्फर आ जा रहा है, तो वैसे नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जो रिएक्टेंट्स में है जितने एटम्स मॉलिक्यूल्स हैं राइट हैंड साइड में भी उतना ही रहता है, इट रिमेन्स बैलेंस। सो यहाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हर एक रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में काम करता है, ओके। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। कभी आपने कैल्शियम ऑक्साइड को देखा है कि कैल्शियम ऑक्साइड दिखता कैसे है? कैल्शियम ऑक्साइड इज वाइट इन कलर, ठीक है। आप कभी रिएक्शन करोगे तो जानोगे कैल्शियम ऑक्साइड वाइट कलर का होता है। इट रिएक्ट्स विगरसली विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लेट लाइम, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। हमने एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन पढ़ा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस इन क्लास 9, ओके। सो आपको पता है एंडोथर्मिक में क्या होता है और एक्सोथर्मिक में क्या होता है? चलो, what is exothermic reaction? An exothermic reaction is a reaction in which heat is evolved, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट इवॉल्व होता है। और जो ये जो रिएक्शन है कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर का, वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो रहा है। ऑलराइट, चलो। तो कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है वो होता है कौन सा कलर का? इट इज़ ऑफ, टेल मी व्हिच कलर, कौन सा कलर का होता है ये? वाइट कलर का होता है। कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम है क्विक लाइम, ये सब आप ऑलरेडी 9th में पढ़ चुके हो। तो कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड है, पाउडर फॉर्म में होता है वाइट कलर का, इट इज ऑल्सो नोन एज क्विक लाइम। इट रिएक्ट्स विथ वाटर, अब वाटर तो लिक्विड फॉर्म में ही होता है, ठीक है। और जब वाटर के साथ वो रिएक्ट करता है, वो वाइट पाउडर कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि क्विक लाइम वो क्या प्रोड्यूस करता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कि
आप स्लेट लाइन भी बोलते हो, जो कि एक्वास होता है, पानी का सोल्यूशन ही होता है, ठीक है, वाटर फॉर्म में ही होता है और उसके साथ बहुत हीट इवॉल्व होता है। जब वो सोल्यूशन हम जब पानी में डाल देते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को, तो क्या होता है बहुत ज़्यादा, यानी कैल्शियम कैल्शियम ऑक्साइड में जब हम वाटर डालते हैं तो क्या होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, यानी कि स्लेट लाइन बनता है। ओके, यानी कि यहाँ पे हीट जो होता है इवॉल्व होता है। हेंस दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, समझ गए। कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि क्विक लाइन रिएक्ट करता है वाटर के साथ, इट गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और स्लेट लाइन एंड देयर इज इवोल्यूशन ऑफ हीट, हेंस इट इज एन एक्सोथर्मिक कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे और एक आपको एग्जाम्पल दिख रहा है, कैल्शियम और सल्फर में रिएक्ट करवा रही हूँ। ठीक है, तो कैल्शियम और सल्फर रिएक्ट कर रहा है, तो एक मॉलिक्यूल, एक जो एटम है कैल्शियम का वो रिएक्ट कर रहा है येलो एटम जो येलो कलर का दिख रहा है सल्फर के साथ, तो क्या बन रहा है CaS बन रहा है। ठीक है, सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जहाँ पे दो पर्टिकुलर रिएक्टेंट्स कंबाइन कर रहे हैं और प्रोडक्ट बन रहे हैं। नेक्स्ट, ठीक है, तो अब हमने क्विक लाइम को रिएक्ट करवाया वाटर के साथ, तो हमें मिला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर स्लेट लाइम। अब क्या करना है, इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी स्लेट लाइम को जब कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, एयर में हमारे कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके साथ जब यही स्लेट लाइम या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, तो व्हाट इट विल बी गिवन, it will be giving CaCO3 that is calcium carbonate, या फिर इसको आप मार्बल भी बोलते हो। ठीक है, और वाटर, CaCO3 सॉलिड फॉर्म में मिल जाएगा और H2O लिक्विड में रह जाएगा। ठीक है, सो इसको एक्चुअली वाइट वॉशिंग द वॉल्स में CaOH2 यूज़ होता है, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है उसको वाइट वॉश किया जाता है। 2-3 दिन के बाद जो होता है वो मतलब CaCO3 की परत बैठ जाती है, दैट इज योर कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको आप मार्बल भी बोलते हो। सो इसी से वाइट वॉशिंग ऑफ द वॉल्स किया जाता है घर बनाते टाइम। ठीक है, ओके। Calcium carbonate or marble is formed after 2 to 3 days of whitewashing and gives a shiny finish to the wall। और इससे क्या होता है, एकदम हमारा जो दीवार होता है वो चमकने लगता है, शाइन आती है उसमें। ठीक है, तो क्या जाना हमने, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन नाम से पता चल रहा है दो चीज़ें कंबाइन हो रही हैं, इससे कि एक प्रोडक्ट बन रहा है, हेंस इट इज़ नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बेसिकली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है क्विक लाइम, यानी CaO जब रिएक्ट करेगा विद दैट ऑफ वाटर, जो कि पाउडर्ड फॉर्म में होता है CaO, पानी में डाल दो, जब पानी उसमें डाल दोगे तो स्लेट लाइम यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हीट इवॉल्व होगा। 2-4 दिन अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आप छोड़ दो तो इट विल कंबाइन विद कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज अवेलेबल इन द एयर एंड इट विल बी यील्डिंग CaCO3 दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट या फिर मार्बल, और उसके साथ होगा वाटर अलग हो जाएगा। तो इस प्रोसेसिंग से हम इसे अलग कर सकते हैं। दिस इज बेसिकली यूज्ड इन वाइट वॉशिंग द वॉल। ठीक है, एंड इट लीव्स अ शाइनी फिनिश टू द वॉल। ऑलराइट, सो दिस इज द प्रोसेस। समझ गए कि नहीं समझे? समझ गए ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। Now there are other examples of combination reaction. The example is burning of coal। ठीक है, जो कोयला जलाते हैं, that is burning of coal is also an type of combination reaction, जिसमें कि कार्बन कोल किससे बना होता है, आपने ऑलरेडी 8th स्टैंडर्ड में कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर में पढ़ लिया है। सो व्हाट इज कोल, कोल का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, कार्बन। ओके, वो किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में। जब वो कंबाइन करता है हमारा जो कोल होता है वो को सी होता है। Carbon, when the carbon combines with the oxygen available in the atmosphere, it gives rise to CO2, gaseous form में produce होता है। ठीक है, so this is a type of combination reaction। Alright, fine। Next is formation of H water from H2 and O2। तो हाइड्रोजन H2 जब रिएक्ट करेगा O2 के साथ, दोनों ही गैसेस होते हैं, जैसे कि पर्टिकुलर H2O फॉर एग्जांपल यू आर टेकिंग, तो वाटर बनता है। ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बना के ये लैबोरेटरीज में भी आप सिंथेसिस कर सकते हो H2O का। ठीक है, तो जब H2 गैस होता है वो कंबाइन करता है O2 गैस के साथ, सो यू कैन फाइंड द ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर दैट इज H2O। तो इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जहाँ पे दो पर्टिकुलर रिएक्टेंट्स कंबाइन करके प्रोडक्ट बनते हैं।
और एक एग्जाम्पल आप ले सकते हो, दैट इज 3 Mg प्लस N2। यहाँ पे आप देख सकते हो Mg जो पर्टिकुलर मैग्नीशियम है वो कितनी टू एटम्स है, उसके 3 एटम्स हैं। ठीक है, अब वो कंबाइन कर रहा है N2 के साथ, यानी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितना है यहाँ पे, 2 है। जो आपको ब्लू कलर में दिख रहा है वो नाइट्रोजन है और पर्पल वाला मैग्नीशियम है। तो जब 3 मैग्नीशियम और एटम्स रिएक्ट करेंगे 2 नाइट्रोजन एटम्स के साथ, सो इट विल बी यील्डिंग Mg3N2, यानी कि पांचों कंबाइन होके एक नया प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जितना एटम्स लेफ्ट हैंड साइड में था उतना ही एटम्स राइट हैंड साइड में भी है। तो इसका मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ पे हम देख सकते हैं। ठीक है, सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब देखो कोल, कोक मतलब कोल, कार्बन उसका कॉन्स्टिट्यूएंट है, रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन CO2। जैसे कि मैंने बताया H2 रिएक्ट करेगा, H2 के दो दो मॉलिक्यूल्स है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, देखो नया प्रोडक्ट बन रहा है 2H2, है कि नहीं। तो क्या हो रहा है 2H2, जैसे कि H2O, यहाँ पे एक में 2 हाइड्रोजन है और एक में 2 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो यही 2 हाइड्रोजन जो मिल के है वो एक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर लिया। तो देखो एक जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें रेड पोर्शन ज़्यादा है और वाइट और ब्लू के 2 पोर्शन है, यानी ये ब्लू वाला क्या है, हाइड्रोजन, और रेड वाला ऑक्सीजन है। सो यहाँ पे कॉम्बाइन हो रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होके क्या बन रहा है, वाटर। Alright, so this is what you read right now. So types of reactions and details में next class में एक एक करके पढ़ेंगे. So today we read about combination reactions in which two reactants combine to give rise to products. We discussed about various examples like burning of coal हो या फिर formation of water हो. ठीक है, so these are very common examples. White washing of the walls, जिससे कि shiny finish आती है wall पे. सो दीज आर एक्चुअली रिएक्शंस। उसके अलावा इक्वेशंस कैसे लिखते हैं उसके दो मेथड्स हमने डिस्कस किया प्रीवियस क्लास में एक और इस क्लास में एक, दैट इज ट्रेडिशनल मेथड एंड algebraic मेथड। ऑलवेज फॉलो algebraic मेथड, इट इज मच easier, and practice more and more questions and equations so that it will be easier for you to answer the questions. I hope you liked today's session. If you like, share and comment, and कोई भी doubt हो तो let me know in the comment section, I'll answer. Until then, see you in the next class. Have a good day and keep smiling. Bye.